हेलो बच्चों, कैसे आपसे मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम के इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज की क्लास में। आज का क्लास हम लोग का रहने वाला है क्वांट का पहला क्लास, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, उसको एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, आपके बेसिक अच्छे होते हैं, तो आपके आगे कोई भी चैप्टर हो जिसको आप पढ़ना चाहें, तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जो इस टॉपिक से आते हो, आप इजीली बना सकते हैं। तो जल्दी 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 आज की क्लास में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी आवाज ऑडियो वीडियो में कोई क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ साथ वीडियो क्लास में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लगी। और आशा और उम्मीद है कि पीछे जो भी मैंने क्लासेस आप लोगों को करवाई हूँ, सभी आपने अच्छे से की होंगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी। तो चले फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एकदम फाउंडेशन से, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। क्वांट का सबसे मान के चले बेसिक बोल सकते हैं, जड़ बोल सकते हैं। अगर आपके नंबर सिस्टम अच्छे हैं, आपके नंबर सिस्टम जो कि संख्या पद्धति आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप अपने मैथ के बेस को, आप जो भी आपके उसके बेसिक हो गए, उसके छोटे छोटे पार्ट हो गए, वो सबको अच्छे से जान लेंगे। क्योंकि आप सीयूटी एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बहुत लेवल छोटा छोटा पॉइंट पूछता है। क्योंकि लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है, ये सबसे ज्यादा पूछेगा, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, एकदम जीरो लेवल से उठाता है। क्योंकि आदमी बड़ा क्वेश्चन ही पढ़ने में टाइम अपना वेस्ट कर देता है, छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए छोटा छोटा पॉइंट भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा पॉइंट है जिससे अब अगर आप एग्जाम में देखें, पिछले साल या किसी भी ऐसे साल जिसपे हो कि सीयूटी यूजी चाहे पीजी हो, उसमें मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्योंकि अगर नंबर सिस्टम से आपके मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो और सब में तो उसमें बनेंगे ही बनेंगे। पर अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देखें, तो आपके नंबर्स हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका डिवीजन रिमाइंडर हो गया, बोर्ड मास हो गया, इनसे मिनिमम आपको मिक्स करके, ये चारों पॉइंट मिक्स करके आपको मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे शिफ्ट में। क्योंकि देखिए, नंबर सिस्टम एक सिस्टम किसको बोला जाता है, प्रणाली किसको बोला जाता है, जो कि बहुत सारे आपके बहुत सारे पॉइंट से आकर जुड़ा हुआ हो। जैसे हम लोग गृह मंत्रालय बोलते हैं, चाहे कोई प्रणाली ही हो गया, इस तरह कोई प्रणाली सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम उसको बोला जाता है बहुत, जो कि बहुत सारे को एक साथ जोड़ के रखता है, बहुत सारे पॉइंट को एक साथ जुड़ा होता है। मान कर चले कोई सिस्टम है, वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, पर जो उसका हेड ऑफिस है, उसका मुख्यालय है, जो उसका मेन मेंबर है, वो एक ही ना होगा। उसी तरह नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है, उसके अंदर हम लोग को बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं। तो उसमें नंबर सिस्टम में हम लोग को नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ना होता है, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के बारे में पढ़ना होता है, और भी बोर्ड मास के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स यानी संख्या होते क्या है, संख्या कितने पार्ट के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किन किन पार्ट में किया गया है, और उनमें कौन कौन से हम लोग को क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं, और उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में लौसा और मौसा बोलते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद से इसमें पॉइंट को देखेंगे। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, उसका गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में बन सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से हम लोग डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर को देखेंगे। आप लोग देखे होंगे बचपन जब हम लोग पढ़ते थे भाग, जिसे तो आप हम लोग को शेषफल यानी रिमाइंडर निकलता था, भाजक निकलता था, भागफल निकलता था, ये सभी निकलते थे। वे सभी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। प्लस इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके जैसे नंबर हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए, उनको डिवाइड करने का रूल क्या है, उनके डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, उन सभी बातों को हम लोग इस तीसरे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। प्लस बोर्ड मार्क्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि बहुत क्वेश्चन दिया
होता है, जिसमें आपके डिवाइड, जिसमें आपको गुना भी दिया होता है, जोड़ भी दिया होता है, घटाव भी दिया होता है, भाग भी दिया होता है, इन सभी को दिया होता है। प्लस उसमें हम लोग को पहले क्या करना है, पहले भाग करें कि पहले गुना करें कि पहले जोड़ करें कि पहले घटाव करें, इन सभी पॉइंटों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये 4 टॉपिक आप ऐसे देखने में तो बहुत बेसिक लग रहा होगा कि हम लोग ये बचपन में तो पढ़े, उस टाइम तो बहुत इजी था, पर ये टॉपिक आप इजी मानिए, पर इसी में से आपको मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में मैंने बताया कि बहुत ज्यादा आपका बिखरा हुआ होता है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन सभी पार्टों को मिला के आपको क्वेश्चन मिनिमम 8 से 10 एग्जाम में, चाहे सीयूटी, यूजी हो, पीजी हो, चाहे किसी भी कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को मैथ से पहले डर लगता है तो डर को छोड़ दीजिए। अगर आपको जोड़ घटाव, आपका जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अगर आपका अच्छा है तो मान के चलिए आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अगर हम लोग के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। उसके बाद से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। देखिए, नंबर बनने से पहले क्या होता है, अगर कोई संख्या नंबर बनता है तो नंबर से पहले वो डिजिट से ही ना नंबर बनता है। नंबर क्या होता है, मान के चलिए कोई संख्या नंबर बनता है, ठीक है, यानी संख्या बनता है, तो संख्या बनने से पहले वो कोई डिजिट होता होगा ना। मान के चलिए अभी कोई व्यक्ति है, जब वो बूढ़ा इंसान बनता है तो उससे पहले कोई वह नया व्यक्ति होगा ना। वैसे ही है, जब कोई संख्या बनता है तो संख्या से पहले वो क्या होता है, संख्या से पहले वो डिजिट होता है, और डिजिट को मिला के उसके बाद से आप क्या क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। यानी मान के चलिए डेसिमल, अभी मैं डेसिमल नंबर सिस्टम आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आप लोग को डिजिट पढ़ने को मिलता है, ठीक है। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक। अंक जैसे मिनिमम हम लोग के 10 अंक देखने को मिलते हैं। अगर आप सोचिए, चाहे बचपन हम लोग पढ़े थे कि अंक कितने होते हैं, 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 डिजिट हम लोग को देखने को मिलते थे ना बचपन में। क्योंकि टोटल 10 ही संख्या, 10 ही आपके डिजिट अंक होते हैं, जिससे मिलकर बहुत सारे संख्या बनते हैं। इनसे मिलकर आपके, जैसे मानकर चले इन्हीं संख्याओं से मिलकर कभी आपका 420 बन जाता है, कभी 340 बन जाता है, कभी आपके 848 बन जाता है, कभी आपके 19 बन जाते हैं, कभी आपके 25 बन जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इसी 10 डिजिट से ही मिलकर हम लोग के बहुत सारे अलग अलग संख्या बनते हैं, ठीक है। पर डिजिट जो हम लोग का होता है फिक्स होता है। कितना डिजिट फिक्स होता है, 10 फिक्स होते हैं। यानी 0 से लेके 9 तक जो हम लोग के टोटल 10 डिजिट होते हैं, उन्हीं से मिला के हम लोग के संख्या बनते हैं, नंबर बनते हैं, ठीक है। तो नंबर को अगर हम लोग देखें तो नंबर को मान के चले, यहाँ पे हम लोग सीधे बोल रहे 0 1 2 3, यहाँ पर एक एक संख्या को ना बोल रहे थे। पर जब अंक हो गया, जो डिजिट हो गया, जब 2 3 डिजिट मिला के जब हम लोग का नंबर बन जाता है तो हम लोग क्या सीधे क्या बोल जाते हैं, 123 हो गया, 124 हो गया, 340 हो गया, यानी तीनों को एक में मिक्स करके बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह नंबर्स का डिफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर्स होता क्या है, संख्या होता है क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अंकों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी बहुत सारे डिजिट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आपके नंबर्स बोलते हैं। यानी बहुत ज्यादा अगर आपके अंकों के समूह हो जाए, मानकर 2 अंक के समूह हो जाए, चाहे 3 अंक के समूह हो जाए, यानी अंकों के जब समूह हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाए, नंबर्स बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। तो एक समूह अकेले तो बनता नहीं है, समूह मिनिमम 2 आदमी के साथ बनता है। अकेले आप बैठ के समूह बना लीजिएगा, नहीं। मिनिमम कोई समूह बनाने के लिए, कोई ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की जरूरत होती है। ग्रुप मिनिमम 2 पर्सन से बनता है। अकेले आप कभी भी ग्रुप नहीं बना सकते, 2 व्यक्तियों से मिलकर ही ग्रुप बनता है। उसी तरह जब अंकों का समूह बनता है, तो अंकों के जब समूह बनते हैं तभी आपके क्या बनते हैं, संख्या बनते हैं। यानी जब 2 अंक आपस में मिलते हैं तो तब जाके क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। यानी अगर कोई आपसे संख्या का डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं, अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोला जाता है। यानी ग्रुप ऑफ डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि डिजिट कितने होते हैं, मिनिमम हम लोग के डिजिट टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक हम लोग के जो 10 डिजिट होते हैं, ठीक है,
उसके बाद से जब डिजिट को हम लोग ग्रुप में मिलाते हैं, डिजिट यानी अंकों के जब समूह बनते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अंक के आपके डिजिट कितने होते हैं। डिजिट हम लोग के 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, उसके बाद से संख्या कब बनते हैं, यानी जब हम लोग के अंकों के समूह बन जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोल जाते हैं। और समूह कब बनता है, मिनिमम 2 अंक जब आपस में मिलते हैं तब जाके क्या हम लोग के बनते हैं, समूह बनते हैं। जब 2 अंक आपस में आके जुड़ते हैं, मिलते हैं, तब हम लोग के क्या आके बन जाते हैं, हम लोग के संख्या बन जाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो नंबर्स में भी हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 हो गया, 420 हो गया, या 840 945 कुछ भी, यानी जब हम लोग के अंकों के समूह को बन जाते, जब हम लोग का अंकों का समूह बन जाता है तो उसे हम लोग क्या नंबर्स बोल देते हैं, यानी संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में भी आपको 2 चीज देखने को मिलते हैं, एक हम लोग के फेस वैल्यू और दूसरा हम लोग का प्लेस वैल्यू। यानी एक हम लोग का फेस वैल्यू होता है जिसे हम लोग अंकीय मान बोलते हैं, दूसरा हम लोग का प्लेस वैल्यू होता है जिसे हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, एक हम लोग का होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, बचपन में आप लोग देखे होंगे कि जो चेहरा हम लोग के बचपन में था वही चेहरा आज भी है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है पर चेंज तो नहीं ना हुआ है। जो चेहरा हम लोग के बचपन में था वही चेहरा आज भी है। ठीक है, सिर्फ उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, पहले हम लोग का चेहरा थोड़ा छोटा था, थोड़ा अलग शेप में था, पर थोड़ा अभी चेहरा जो थोड़ा बड़ा हुआ है, पर हम लोग का चेहरा फिक्स है ना जी। ये नहीं है कि अभी जो हम लोग का चेहरा एकदम अलग हो जाए बचपन से, कभी पहचान में ही नहीं आए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले होता है कि फेस वैल्यू में हम लोग को क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फेस वैल्यू के देखेंगे, फेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो कि हम लोग का क्या होता है, अंकीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू जो होता है नंबर्स को कभी चेंज नहीं होता है। अगर मान के जो अभी आपका फेस है 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, आपका फेस वैसे ही रहेगा। थोड़ा उसमें उतराव चढ़ाव होते रहते हैं पर उसमें फेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर देखते होंगे कि आधार कार्ड में जो आपके बचपन में फोटो जब आपका बना हुआ होगा तब का होगा, और अभी भी जब आप है उसी वही फोटो आपका अभी भी होगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि फेस वैल्यू को मान लीजिए, यानी अंकीय मान को मान लीजिए कि जो अभी आपका है वो कभी भी कोई भी पोजीशन हो, कहीं भी हो चला जाए, आपके फेस वैल्यू हमेशा वही रहते हैं। यानी अगर हम लोग देखें कि 1 का जो फेस वैल्यू होता है तो 1 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू है तो वो 2 ही होगा, 3 का जो फेस वैल्यू है 3 ही होगा, 4 का जो फेस वैल्यू है 4 ही होगा, 5 का जो फेस वैल्यू 5 ही होगा, 6 का जो फेस वैल्यू हो 6 ही होगा। यानी वो कभी भी बदल नहीं सकते। जो अभी है वो 10 साल बाद हो, चाहे कोई भी पोजीशन पे हो। मान के चलिए यहाँ अगर 1 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा तो क्या 1 का जो फेस वैल्यू होता है, अंकीय मान होता है, वो बदल जाएगा? नहीं, जो अंकीय मान आपका यहाँ पे है वही अंकीय मान आपका यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है, इसको हम 4 को यहाँ पे लाके लिख देंगे तो क्या 4 का अंकीय मान बदल जाएगा? नहीं, उसका फेस वैल्यू यानी उसका अंकीय मान नहीं बदलेगा। अब मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि फेस वैल्यू अगर कोई नंबर है, कोई आपकी संख्या है, उसका फेस वैल्यू यानी उसका अंकीय मान है, वो कहीं भी चला जाए उसका अंकीय मान हमेशा सेम ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मान कर चलिए अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 100 का आपका अंकीय मान आपका क्या होता है, जो 100 का अंकीय मान 100 ही होगा। 50 का आपका अंकीय मान क्या होता है, तो 50 का अंकीय मान आपका 50 ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 45 का अंकीय मान कितना होगा, तो 45 होगा। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि फेस वैल्यू यानी अंकीय मान होता है कि अंकीय मान आपके कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी आपके है वैसे बाद में ही आपके होंगे, चाहे वो किसी पोजीशन पे हो, कहीं भी लग जाए, कोई भी स्थान पे चला जाए, उसके अंकीय मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो फेस वैल्यू उसका अभी है वो 10 साल बाद भी होगा, कोई भी पोजीशन में, कोई भी फॉर्मूला में आप उसको लगा दे, उसका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में समझने का कोशिश करें कि जो चेहरा हम लोग का अभी है, आप कहीं भी चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप बम्बे चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। अब मान के चले मैं अभी बिहार में हूँ, अगर मैं दिल्ली चले जाऊंगी तो मेरा फेस चेंज हो जाएगा? नहीं, आप उसमें थोड़ा ऊपर जैसे आप अंतर हो सकता है पर फेस कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसा फेस मेरा अभी है वैसा फेस भी मेरा, मैं कहीं भी चले जाऊं मेरा फेस वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप नंबर्स में एक ही बात समझ लीजिए कि नंबर्स का अगर फेस वैल्यू आपसे पूछे, अंकीय मान पूछे, वो चाहे किसी भी क्वेश्चन में हो, किसी भी पार्ट में हो, किसी भी फॉर्मूला में हो,
उसका अंकीय मान, उसका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर एक का अंकीय मान प्लेस वैल्यू एक है, तो अगर आप कहीं भी जाइएगा तो आपका एक का फेस वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का फेस वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा, 4 होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 15 का फेस वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइएगा 15 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 का फेस वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइएगा कि 25 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 का फेस वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा, 18 होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू अंकीय मान हम लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग प्लेस वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू हम लोग का क्लियर हो गया। फेस वैल्यू तो आप लोग समझ ही गएंगे, अपने चेहरा से रिलेट कीजिए कि अगर हम लोग का चेहरा कभी नहीं बदल सकता है, उसी तरह अंक का अगर फेस वैल्यू है, अगर उसका अंकीय मान है, वह कभी नहीं बदल सकता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी मेरा जो यहाँ पे वैल्यू है, मान के चलिए कोई सब्जी से ही रिलेट करते हैं, कोई फल से ही रिलेट करते हैं। अगर बिहार साइड किसी फल का रेट 120 रुपए केजी है, तो हो सकता है कि वो दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे बॉम्बे जाए, चाहे कोई भी अलग सिटी में जाए, स्टेट में जाए, तो वो चेंज हो सकता है ना, यानी उसके दाम में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू हो गया कि स्थान के अनुरूप में परिवर्तन। मान के चलिए बिहार साइड किसी चीज का दाम आपका 200 रुपए है, तो हो सकता है कि आप यूपी में चले जाइए, या फिर एमपी में चले जाइए, या फिर झारखंड में, या फिर कोई अलग स्टेट में चले जाइए, तो या फिर अलग कंट्री में चले जाइए, तो उसका रेट चेंज होता है ना जी। जैसे आईफोन का ही मान लीजिए, आईफोन का इंडिया में अलग प्राइस है, यूएसए में अलग प्राइस है, अलग अलग कंट्री में आपका अलग अलग प्राइस है ना। उसी तरह आप प्लेस वैल्यू से समझ लीजिए कि जिस तरह आपके स्थान परिवर्तन होते हैं, उसी तरह उसके मान भी परिवर्तन होते हैं। यानी इस स्थान पर उसका मान दूसरा होगा, दूसरे स्थान पर उसका मान दूसरा होगा। पर फेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। फेस वैल्यू में होता है कि फिक्स होता है, अंकीय मान उसका फिक्स होता है। फेस का मतलब क्या होगा, फेस कभी बदल नहीं सकता है, उसी तरह उसका फेस वैल्यू कभी बदल नहीं सकता है। ठीक है, पर अंकीय मान हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, यानी अभी मान के चले अगर कोई व्यक्ति अभी गांव में रहता है, तो उसका वो अगर गांव में रह रहा है, वहां पे जॉब नहीं कर रहा है, तो अभी उसका जो स्थानीय मान है वो एकदम जीरो है। पर अगर कोई वो अलग सिटी में चला जाए, वहां पे वो जाके जॉब करने लगे, वहां पे उसका इनकम बढ़ जाएगा, तो उसका जो प्लेस प्लेस वैल्यू है, जो उसका स्थानीय मान है, वो भी तो बदल जाएगा। या ठीक है, यानी प्लेस वैल्यू में आपको क्या हो गया, प्लेस वैल्यू में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, पर प्लेस वैल्यू में उसके स्थान के अनुरूप आपके परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लेस वैल्यू में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हम लोग पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे पढ़ते थे ना, अरब खरब तक पढ़ते थे ना। यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में। याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि बचपन में ये सब हम लोग पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब पढ़े हैं ना। तो देखिए प्लेस वैल्यू में क्या होता है, उसके स्थान के अनुरूप होता है। ठीक है, तो स्थान के अनुरूप में, ऐसे तो मैं दिल्ली बॉम्बे कंट्री आपको समझाने के लिए बता रही थी, पर देखिए अगर कोई अंक दिया हुआ है, जैसे 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, तभी इकाई के स्थान पे है, फिर ये दहाई का स्थान है, फिर ये सैकड़ा का स्थान है, फिर ये हजार का स्थान है, फिर ये 10,000 का स्थान है। ठीक है, तो अगर इकाई के स्थान पे है, तो इकाई के स्थान में क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। हजार का मतलब क्या होता है, 1,000 होता है। ठीक है, और आपका 10,000 का मतलब कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, यहीं पर लाख रहता है, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाता है, लाख आ जाता है। ठीक है, यानी आपके स्थान के अनुरूप उनके मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर मान के चले कोई पूछ दे आपका कि तीन का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप देखिएगा तीन अभी किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पे है। तो आप क्या कीजिएगा, 3 लिखिएगा, तो अगर सैकड़ा के स्थान पे है, तो वहां पे 100 से आपको गुना कर देना होगा, तो आपका क्या मान निकल के आ जाएगा, 300 निकल के आ गया। क्लियर हुआ। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका यहाँ पर दिया है 400
15। ठीक है, मैं पूछूं कि एक का आपका कितना स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप सबसे पहले आप चेक करेंगे उसका किस स्थान पे वो है। तो आप इधर से देखिए इकाई दहाई यानी 10वें स्थान पे है, यानी दहाई स्थान पे है, तो आपका इसका कितना मान होता है 1 × 10, यानी कितना हो गया इसका 10 हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे लिखा है 250। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो का आपका दो जो नंबर है उसका आपका प्लेस वैल्यू कितना होगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि दो का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप वो सबसे पहले देखिएगा ना कि दो का स्थान कहाँ पे है। तो यहाँ से आप देख करिएगा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पे तो आपको क्या करना है, उस डिजिट को लिख देना है, फिर वो जो स्थान है उसके मान को लिख के उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो आपका मान आएगा वो क्या होगा, उसका प्लेस वैल्यू यानी उसका स्थानीय मान होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जैसे तो मैंने पॉइंट बता दिया कि नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद से नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा ना कि डिजिट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नंबर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसी में हम लोग देखें कि नंबर्स की उत्पत्ति हम लोग किससे हुई, संख्या की उत्पत्ति हम लोग की अंकों से हुई, यानी जब हम लोग के अंकों के समूह मिल जाते हैं तो हम लोग के संख्या बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखें कि संख्या में भी हम लोग को दो चीज देखना होता है, एक उसका प्लेस वैल्यू देखना होता है, एक उसका फेस वैल्यू देखना होता है। एक होता है फेस वैल्यू यानी उसका अंकीय मान। तो मैंने बताया कि जो चेहरा हम लोग का अभी है वो कहीं भी जाइएगा आपका चेहरा वही होगा, यानी जो वैल्यू उस अंक का अभी है वो वैल्यू कहीं भी फॉर्मूला में लग जाए उसका अंक का वही आपका फेस वैल्यू यानी उसका अंकीय मान होगा। ठीक है, उसके बाद से प्लेस वैल्यू, तो मैंने प्लेस वैल्यू में आपको क्या बताया, यानी उसके स्थान के अनुरूप उसके मान में परिवर्तन होते हैं। यानी अगर अभी उसका स्थान यहाँ पे तो उसका मान दूसरा होगा, अगर उसका स्थान आगे चल के बदल जाते हैं तो अब तब उसका मान अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि बचपन में हम लोग पढ़े थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़े थे ना, तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पे होती है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करा जाता है, अगर संख्या दहाई के स्थान पे होती है तो उसे 10 से गुना किया जाता है, अगर कोई संख्या सैकड़ा के स्थान पे होती थी तो हम लोग उसे 100 से गुना करते थे, अगर कोई संख्या हजार के स्थान पे होती थी तो उसे हम लोग 1000 से गुना करते थे, अगर कोई संख्या 10,000 के स्थान पे होती थी तो उसे हम लोग 10,000 से गुना करते थे। ठीक है, तब जाके हम लोग उसके स्थानीय मान का पता लगता था। ठीक है, ये दोनों सभी पॉइंट हम लोग ने देख लिया जो कि हम लोग का एकदम बेसिक से एकदम जीरो से है। ठीक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रही, इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 2 इन द नंबर्स 4 3 5 0 2। ठीक है, एक नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है, सॉरी एक आपका डिजिट का ग्रुप दिया है जिसे हम लोग नंबर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि संख्या कोई संख्या है जो कि आपका एक संख्या दिया है, उसमें से आपको 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है, स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे उनके स्थान के मान को निकाल के देखेंगे एक किसका है। सबसे पहले इसको बगल में लिखेंगे 4 9 5 0 और 2। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को किस किस का स्थान का मान निकालना है, सबसे पहले एक 4 का निकालना है और एक किसका निकालना है, हम लोग को 2 का निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 का स्थान कहाँ पे है, तो यहाँ पर चेक करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 के स्थान पे है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस डिजिट को लिखेंगे प्लस उसको जो भी स्थान पे स्थान के मान को लिख के उसके बाद से इसको उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का मान निकल गया वो कितना आ गया, हम लोग का मान निकल के आ गया 40,000। ठीक है, फिर हम लोग 2 देखेंगे कि 2 का स्थानीय मान कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे ना कि वो किस स्थान पे आपका बैठा हुआ है। बोले नहीं कि व्यक्ति जब जिस स्थान पे, अगर कोई व्यक्ति चपरासी है माने कलर का काम कर रहा है तो कलर का जो वैल्यू होता है वही अगर जाके वो एसडीएम के पोस्ट पर बढ़ जाए, किसी आपके जिला अधिकारी के पोस्ट पर बढ़ जाए, तो जो उसके कुर्सी के अनुसार उसके स्थान के अनुसार उसके मान में भी तो परिवर्तन होते रहता है।
उसी तरह आपके प्लेस वैल्यू में भी होता है। तो 2 है, तो 2 में आपका स्थान कौन सा, इकाई का स्थान है। एक इकाई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इकाई से 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों के मानों के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, कि पहले वाले जो मान दिया है 4000 निकल के आ रहा है, उसमें से इस दूसरे वाला मान को हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो क्या बन के आएगा हम लोग का, यानी 39,998 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनते हैं एग्जाम में, यानी अगर कोई संख्या दे देगा उसके बाद में उसमें से पूछ देगा कि आपके स्थानीय मान हो गया। यहाँ पे तो स्थानीय मानों के बीच में ही अंतर दे देगा, पर कभी कभी दे देता है कि 4 के स्थानीय मान और 2 के आपके अंकीय मान के बीच का अंतर बताइए। तो अंकीय मान यानी प्लेस वैल्यू का तो वही होगा, सेम होगा, पर स्थानीय मान को हम लोग को देखना पड़ेगा ना जी। ठीक है, उसके बाद से उसका अंतर को निकालने के लिए दोनों में से माइनस करेंगे, उसके बाद से हम लोग ऑप्शन में चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपना दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे यानी अंकीय मान और स्थानीय मान पे बन सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो 5 का स्थानीय मान कब 500 हो सकता है, जब वो सैकड़ा के स्थान पे अगर होगा, यानी सैकड़ा के स्थान पे होगा तब न जाके उसका मान 500 होगा। जब वो सैकड़ा के स्थान पे नहीं होगा तब उसका मान 500 कैसे हो जाएगा। तो जब वो सैकड़ा का स्थान पे होगा तभी ना उसका 500 मान होगा। तो सबसे पहले देखेंगे किस ऑप्शन में वो सैकड़ा के स्थान पे नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे तो है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे देखें इकाई दहाई, यहाँ पे दहाई के ही स्थान पे है। तो दहाई के स्थान का मान कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे तो उसका 50 मान है, 500 मान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे भी आपके सैकड़ा के स्थान पे ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका जो 5 जो स्थानीय मान है, जो उसका प्लेस वैल्यू है, वो तब 500 किस ऑप्शन में नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें हम लोग का उसका मान जो उसका वैल्यू था वो 500 नहीं था। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग के बन सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको बेसिक बताने का कोशिश कर रही थी कि आपके नंबर्स कहाँ से उत्पत्ति हुए, नंबर कहाँ से आए, संख्या कहाँ से आए, उसमें नंबर संख्या में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर संख्या में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी देखिएगा जब किसी का परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। मान के चलिए, आप मान के चलिए किसी के बाबा जी 4 भाई थे, मतलब आपके दादाजी अगर 4 भाई थे, तो जब परिवार बड़ा हो जाता है तो चारों दादाजी अलग अलग अपना अलग अलग घर मकान बना लेते थे ना। तो अलग अलग पार्ट में अगर हो जाते थे, क्योंकि जब वो चारों एक में होंगे तो उतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, उतना भोजन कोई एक साथ बना सकता है, नहीं बना सकता है। उसी तरह जब कोई परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, एक आदमी से संभल नहीं पाता है, तो वो छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह नंबर सिस्टम हो गया। देखिए नंबर सिस्टम में बताया कि बहुत सारे और आपके बहुत सारे पॉइंट से मिलकर जुड़ा हुआ प्रणाली किसे बोला जाए, जो बहुत सारे का कंट्रोल एक में रखा हो। पर जब कंट्रोल बहुत ज्यादा हो, उसे संभल नहीं पाता है, तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसी तरह जब नंबर्स हो गया, नंबर्स का बहुत सारा एक ग्रुप हो गया, तो उसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया है, तो उसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण, यानी छोटे छोटे पार्ट में उसका बंटवारा कर दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे उसको कैसे बंटवारा किया है। देखिए सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पहला आपका रियल नंबर है, दूसरा हम लोग का इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या उन संख्या को बोला जाता है जो आपके एकदम वास्तविक हो, उसमें आपके कोई भी परिवर्तन, जो प्राकृतिक जिसे बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 ये सब 0 1 2 3 4 जो हो गया ना, वो आपके
वास्तविक संख्या हो जाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जो पहले से बना हुआ नहीं होता है, जिसे हम लोग सोच के अपने अनुरूप उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला रियल नंबर, दूसरा हम लोग का इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो कि आपके जिसे हम लोग जैसे प्राकृतिक संख्या होते हैं उसी तो हम लोग का रियल नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर बोल सकते जो कि हम लोग के काल्पनिक संख्या होते हैं, उसे हम लोग अपने अनुरूप बनाते हैं, जो कि प्राकृतिक देन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से एक एक करके हम लोग दोनों के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर होता क्या है, यानी काल्पनिक संख्या होता क्या है। तो मैंने बताया कि काल्पनिक संख्या जो हम लोग का अनुरूप बना होता है, वो प्राकृतिक का देन नहीं होता है। तो यह एक काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और जिसे आई से सूचित किया जाता है, यानी जो इमेजिनरी नंबर है उसे किसे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि इमेजिनरी के नंबर के ऑप्शन क्या होगा। जैसे मैंने आपको वास्तविक संख्या रियल नंबर का ऑप्शन के जो एग्जाम्पल होगा क्या बताए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बताए ना। उसी तरह देखेंगे इमेजिनरी नंबर कौन से हो गए। मान के चले यहीं पे ऑप्शन दे देगा 1 2 आपका -3 -5। तो आप देखेंगे ना कि कौन से आपके इमेजिनरी नंबर है, कौन से आपके रियल नंबर है। ऐसे भी तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम्पल आपके इमेजिनरी नंबर के अंडर में आते हैं और कौन से एग्जाम्पल आपके रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को अगर देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर में अगर कोई भी संख्या आपके ब्रैकेट के सॉरी क्या बोलते हैं, ब्रैकेट ही शायद बोल, अगर इमेजिनरी नंबर है जो आपके कोई भी संख्या अगर आपके रूट के अंदर है, मान के चले कोई संख्या अगर आपके रूट के अंदर है, मान के चले 2 ही संख्या हो गया, अगर रूट के अंदर है तो आपके इमेजिनरी नंबर नहीं है। पर वही रूट के अंदर अगर आपके निगेटिव संख्या यानी जो आपके ऋणात्मक नहीं बोलते जैसे माइनस में संख्या है, तो आपके क्या हो गए वो इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर भी आपकी वो संख्या होना चाहिए और किस में होना चाहिए, निगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और वो क्या है निगेटिव फॉर्म में, तो आपके वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते, -3 हो गया, रूट में -5 हो गया, रूट में -2 हो गया। यानी कोई भी संख्या जो अगर रूट के अंदर है प्लस वो क्या है, प्लस वो माइनस में है, प्लस वो ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है यानी माइनस में है, यानी जिसमें आपका माइनस का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो आपके कैसे हो गए, काल्पनिक संख्या हो गए। ठीक है, अगर कोई संख्या आपके रूट के अंदर है और अगर वो धनात्मक है तो आपके थी काल्पनिक संख्या में नहीं आ सकते हैं। रूट के अंदर भी होना चाहिए, प्लस वो क्या होना चाहिए, आपके माइनस में जुड़ा होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, आपके ऋणात्मक होने चाहिए, धनात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर तो हम लोग समझ लिए कि इमेजिनरी नंबर आपके रूट के अंदर होने चाहिए, प्लस वो क्या होना चाहिए, निगेटिव फॉर्म में होने चाहिए। आपके पॉजिटिव फॉर्म में कभी नहीं होना चाहिए, निगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, प्लस रूट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या मैंने आपको क्या बता दिया, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या को ही वास्तविक संख्या बोला जाता है, जो आपके पहले से बने हुए हो, प्राकृतिक देन। तो इसमें भी आपको 2 पार्ट होते हैं, पहला हम लोग का डेसिमल नंबर हो गया, दूसरा हम लोग का इंटीजर नंबर हो गया। सबसे पहला हो गया दशमलव संख्या, दूसरा हम लोग क्या हो गया, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। तो चलिए एक एक करके इन दोनों पॉइंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेसिलर एक मिनट सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर और आपके इंटीजर नंबर होते क्या है। तो देखिए डेसिमल नंबर में क्या जो दशमलव संख्या आप देखे होंगे, दशमलव संख्या तो आप देखेंगे होंगे जिसमें आपके बीच में दशमलव दिए होते हैं। देखिए मान के चले मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ कि देखिए दशमलव में कौन सी एग्जाम्पल लगाते हैं, आपके 4 हो गया, प्लस एक आपका यहाँ पे डेसिमल यानी दशमलव लग गया है, 2 5 हो गए, फिर यहाँ पे अगर 0.5 हो गया या फिर 0.8 हो गया। ठीक है,
तो अगर कोई संख्या है जो आपके क्या जिसमें आपके दशमलव लगे हुए हैं उस अंक के बीच में, तो क्या वो आपके दशमलव संख्या बोली जाते हैं। और इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो कि आपके p/q के फॉर्म में हो, और जो कि q आपका क्या हो, जो q हो आपका नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो q हो उसका फॉर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपके पूर्णांक संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, और प्लस q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, यानी वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं वो भी p/q के फॉर्म में होते हैं, वो भी भिन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मान के चले, मैं अगर आप पूछिए कि दशमलव संख्या भिन्न कैसे हो गए, ठीक है, वो p/q के फॉर्म में कैसे हो गए, तो देखिए अगर हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, तो आप देखिएगा कि 0.5 है। ठीक है, अगर हम लोग को दशमलव हटाना होता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पर एक होता है, इमेज में क्या होता है एक होता है, यहाँ पर अगर हटाएंगे तो यहाँ का डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर कितना 0 आएगा, यानी जितने अंकों के बाद, जितने अंक डेसिमल के बाद होते हैं उतने 0 बैठाए जाते हैं। मान के चलिए यहीं पे अगर 2 अंक होगा, 0 के बाद अगर यहाँ पे 2 अंक होते हैं तो आपको क्या होता है, यहाँ पे 2 0 बैठाने होते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम इसको काटे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काटे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, और q क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म किसे बोला जाता है, भिन्न किसे बोला जाता है। तो देखिए p/q रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कोई भी संख्या जो कि p/q के फॉर्म में हो जाए, यानी अंश और हर के फॉर्म में हो जाए, यानी ऊपर भी एक उसका मान हो और एक मान उसके नीचे भी हो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। और q आपके क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू आपके 0 होना चाहिए, यानी आपके q जो फॉर्म होते हैं, जो उसके नीचे वाले हर वाले फॉर्म होते हैं, कभी भी आपके 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि सभी आपके रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दशमलव जो कि p/q के फॉर्म में रहते हैं वह सभी परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि आपके अभी मैं आपको बताई कि दशमलव वाले जो भी अंक होते हैं अभी के p/q के ही फॉर्म में होते हैं, वो भिन्न होते हैं, क्योंकि जब हम लोग दशमलव से उसे दशमलव हटाते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, दशमलव जब हम उन लोग का हटाते हैं तो हम लोग के p/q के फॉर्म में वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए सभी दशमलव चाहे वो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और सभी आपके p/q के फॉर्म में होते हैं। तो उसे सभी डेसिमल जो कि आपके टर्मिनेटिंग और हो वो आपके क्या रिपीटिंग हो, वो आपके क्या होते हैं, आपके इंटीजर नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद से देखते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। देखिए डेसिमल नंबर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला दशमलव संख्या होता है रेकरिंग और टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, दूसरा नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेट यानी अशांत दशमलव। देखिए अगर शांत दशमलव का मान देखें तो शांत दशमलव किसा बोला जाता है कि आपके मान क्या होते हैं, आपके फिक्स होते हैं, मान के 5 है 5 है 5 है ऐसे चला जा रहा है। पर नॉन टर्मिनेटिंग किसे मान के चल 4 है, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ऐसे है पर कोई अंक फिक्स नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो दशमलव है वो तो बढ़ रहे हैं, पर क्या सिर्फ 5 ही ना बढ़ रहा है, 5 5 5 5, पर यहाँ पे कभी 4 बढ़ जा रहा है, कभी 3 बढ़ जा रहा है, कभी 5 बढ़ जा रहा है, कभी 2 बढ़ जा रहा है, कभी 1 बढ़ जा रहा है, यानी यहाँ पे शांत है, यानी 5 5 5 5 के ही पोजीशन में। पर यहाँ पे क्या है, कभी 5 हो जा रहा है, कभी 4 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, कभी 2 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं कि आपके जो रेकरिंग डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव होते हैं, तो उसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया कि उसके एग्जांपल आपके क्या होते हैं, उसके फिक्स होते हैं। अभी मान के 0.5 है तो 0.5 0.55 पर इंक्रीज कर रहा है, अगर 0.25 है तो 2.25 2 पॉइंट ऐसे इंक्रीज होगा। पर जो आपके नॉन रेकरिंग होते हैं यानी अशांत दशमलव होते हैं वो कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी डेसिमल के बाद क्या होता है उसका अंक फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रेकरिंग
डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव को देखते हैं। तो जो शांत दशमलव होते हैं तो उसको हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे परिमेय संख्या जब मैं आपको बता रही थी, रेशनल नंबर आपको बता रही थी, तो मैंने बताया था कि जितने भी आपके रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं यानी शांत और आवर्ती जो भी दशमलव होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप पूछिएगा ना कि परिमेय संख्या कैसे हो गए, परिमेय संख्या कैसे हो गए, क्योंकि परिमेय जो संख्या होते हैं वो कैसे होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और जो आपका क्यू होता है क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आप पूछिएगा ना कि परिमेय संख्या कैसे हो गए, तो आप देखिएगा कि 0.5 है, तो जब हम लोग इसको 5 को दशमलव अगर हम लोग चेंज करते हैं डिजिट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने आपके दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना हम लोग को नीचे 0 बैठाना होता है। तो हम लोग का क्या निकल के आगे 5/10 निकल के आएगा। तो अगर इसको आप काटिएगा तो 1/2 हो गया। तो हम लोग का पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गए कि नहीं, और क्यू हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 0.555 है, इसको देखेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ 5 5 5 5, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। मैं बार के लिए फिर एक आपको एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है, उसको नंबर सिस्टम में एक बार बार आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अभी मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि जब कोई लेटर कोई डिजिट होता है जो बार 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 आपका बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग को क्या लगा देना चाहिए, बार लगाने देना चाहिए। और देखिए जिस अंक पर अब पहले तो ऊपर 5 लिखा जाता है, और जिस अंक पर मान के चले एक अंक पर बार है तो 1 9 बैठा देंगे, अगर 2 अंक पर बार रहता है तो 2 9 बैठा देंगे, अगर 3 अंक पर बार रहता है तो 3 बैठा दें। यानी जिस अंक पर आपके बार होते हैं सबसे पहले तो वो अंक आपके ऊपर लिख दिया जाता है, उस डिजिट को लिख दिया जाता है, प्लस नीचे आपके हर में उसे क्या किया जाता है, जितने अंक पर आपके बार होते हैं उतने आपके 9 बैठा दिए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि यहाँ पे अगर 0.555 उसके बाद से फिर आपके यहाँ पे 545454 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, तो आपके दो नंबर ऐसे हैं जो आपके बार बार आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या कर देना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, 0.5 और 4 लिख के और वहां पे एक पर बार लगा देना चाहिए। ठीक है, बार लगाने के बाद जो जिसने नंबर पर बार है उसको ऊपर लिख देंगे, और जितने अंक पर बार है, कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है, तो 2 नीचे अंक 2 9 बैठा देंगे। अब क्या हो गया, पी बाई के क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, और क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसे ही ये 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जो है वो आपको होमवर्क के रूप में दे रही हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मुझे। ठीक है, कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जाके कैसे बनेंगे। जैसे मान कर चलिए आपका जो 0.52 आपका जो है 0. जो आपका 525252 ऐसे जो इन्फिनाइट तक जा रहा है यानी अनंत तक जा रहा है, तो जब हम लोग उसको पी बाई क्यू में यानी परिमेय संख्या में बदलेंगे तो क्या बनेगा, यानी यही 0.8 है, तो जब इसे परिमेय संख्या में बदला जाएगा तो क्या बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट को आपको मुझे बताना है। ठीक है, जो कि हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, और आशा और उम्मीद है कि पीछे जो भी मैंने अभी तक आपको नंबर सिस्टम के पॉइंट को बताया, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यानी हम लोग के संख्या की उत्पत्ति कैसे होगी, संख्या कैसे बने, अंक क्या होते हैं, आपके डिजिट क्या होते हैं, उसके बाद से आपके डेसिमल में कौन कौन से पॉइंट हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं, उसके बाद से आपकी संख्या के वर्गीकरण कितने पार्ट में हुए हैं, उसके बाद से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को अगर बार को चेंज करना हो, जो बार 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 से जा रहा है उसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा, ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आई होप। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप मुझे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए क्लासेस को। और मेरी क्लासेस में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का जरूर आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। और अभी जो कल हम लोग का बैच लॉन्च हुआ है, जो कि कल हम लोग का टोटल 6 बैच लॉन्च किया गया है, क्योंकि अगर कोई बच्चे सीयूटी यूजी हो गया हो, चाहे पीजी हो गया हो, चाहे बीए एलएलबी हो गए, चाहे एमबीए हो गए, ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, अपने जो
तैयारी है, अगर अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके चालू कर देते हैं तो आगे माइंड पे उसको प्रेशर नहीं पड़ेगा, आगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर आपका सिलेबस अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके आप कंप्लीट कीजिएगा तो लास्ट में जाके आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा, आप बार बार टेस्ट सीरीज दीजिएगा, हाँ आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, फिर उसको आप सुधारिएगा, तो आपके जो कॉन्सेप्ट, जो आपके बेसिक फाउंडेशन जो आप पढ़े होंगे वो आपके और बूस्ट हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी ही हम लोग के जो 6 बैच का लॉन्च हुए हैं, जिसमें आपका एक पहला सीयूटी यूजी के लिए है, जो कि आपका अधर्व बैच है, जो कि आपके बीए एलएलबी के लिए है। दूसरा हम लोग का सीयूटी यूजी के लिए एक और बैच है, जो कि जिसमें हम लोग लैंग्वेज और गेट के लिए करवाने वाले हैं। तीसरा हम लोग का पीजी का एक बैच है, जो कि जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज का एक बैच है एमबीए हिस्ट्री के लिए। देखिए, जो कि यूजी के लिए मेनली 2 हम लोग के बैच हैं, अदर बैच है, एक बीए और बीए एलबी के लिए, दूसरा एक लैंग्वेज और गेट के लिए। ठीक है, और एक हम लोग के सीयूटी पीजी के लिए भी टेस्ट सीरीज वाला बैच है, जो कि टेस्ट सीरीज वाला बैच क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज है। और प्लस 2 यूजी सीयूटी पीजी के लिए बैच है, एक है हम लोग का अदर बैच, जो कि एक हम लोग का आपका एलएलबी हो गए, चाहे जनरल पेपर हो गए, चाहे जो भी आपके पीजी में आते हैं उन सभी के लिए, प्लस आपके एमबीए के लिए भी पीजी में, उनके लिए भी 2 बैच, यानी सीयूटी यूजी के लिए 2 बैच, सीयूटी पीजी के लिए 2 बैच, प्लस एमए हिस्ट्री के लिए एक बैच, जो कि आपके पीजी से रिलेटेड है, प्लस आपके सीयूटी पीजी के टेस्ट सीरीज का एक बैच हम लोग का लॉन्च हुआ है। अगर आप इन सभी बैचों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और प्लस इन सभी बैच में मैं आपको बताऊं ना चाहूँ कि क्या क्या आपकी क्वालिटी, फैकल्टी, क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जा रही है। तो इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्लस आपको मॉक टेस्ट हो गया, प्लस उसका जो बुक लिस्ट हो गया, यानी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान के चले आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसका एक प्रिंटेड बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्लस आपका अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, प्लस आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कोर्स प्रोवाइड होगा। प्लस आपको अभी कभी भी प्रॉब्लम, मान के चलो अभी मुझे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप हम लोग को कांटेक्ट करके आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल सॉल्यूशन ले सकते हैं। और प्लस आपके जो 24/7 जो बोल सकते हैं कि कभी भी कोई बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर में नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी हम लोग समझा दे सकते हैं। पर जब आप कभी बड़ी संस्था में जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर आप अगर हम लोग के साथ जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। हम लोग उसमें टेस्ट सीरीज, बाइलिंगुअल, आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच, प्लस आपको उससे रिलेटेड नोट हो गया, रिकॉर्डेड लाइव दोनों फॉर्म में है, प्लस आप लैपटॉप हो या आपका टैब हो, फोन हो, किसी में भी आप ऑपरेट करके क्लासेस को देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस आपके हेल्पलाइन जो सुविधा है, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो आप हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस उसका अगर कोई आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन बन सकता है, तो उसका आपका डिटेल आपका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सभी फायदे आपके इस बैच में है। तो हम लोग के साथ आपको अब डेमो क्लासेस आपको देखना हो तो यूट्यूब से जाके देख सकते हैं, और जल्दी जल्दी आप लोग क्लास के साथ जुड़े, क्योंकि क्लास हम लोग का जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो हम लोग का सिलेबस हो, हम लोग का जो सीयूटी आने से 2 मंथ पहले ही हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 2 मंथ हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे, क्योंकि जिससे आपका जो भी चैप्टर आप लोग हम लोग के साथ पढ़ेंगे वो और भी मजबूत हो जाएगा, और एग्जाम में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देख रहे कंपटीशन कितना टफ हो जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है, आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद बार बार टेस्ट सीरीज दीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि अभी आपका 10% ऑफ चल रहा है। ठीक है, 10% आपका ऑफ चल रहा है, जो कि आप अगर स्पेशल ऑफर में देखेंगे
तो दशहरा हो गया, अगर दुर्गा पूजा भी चल रहा है, दिवाली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, इन सभी के लिए आपको एक गिफ्ट प्रोवाइड है, जिसमें आपको क्या बोल सकते हैं, जो कि आपके 10% आपके ऑफर में चल रहा है, जो कि आपका कितना के 30 अक्टूबर के लिए ही वैलिड है। 30 अक्टूबर के बाद ये आपका ऑफर है वो नहीं रहेगा। 30 अक्टूबर तक आप जाइए, जल्दी जल्दी क्लास खरीद लीजिए, जिसमें अगर आपका 10% का अगर आप ऑफर यूज करना चाहें तो जो आपके 999 वाले जो BA BLLB का क्लास है वो कितना का हो जाएगा, 899 का हो जाएगा। जो आपके 799 वाले क्लास वो कितने के, 699 को हो जाएंगे। जो आपके 299 का टेस्ट सीरीज वो कितना का हो जाएगा, 199 का हो जाएगा। अगर आपका जो अदर बैच है MBA के लिए वो आपका कितना का हो जाएगा, 899 के लिए हो जाएगा। यानी जो सभी बैचेस हैं उन सभी पर आपको 10% की डिस्काउंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपके कितने तारीख तक है, 30 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आइए और इन सभी बैचों के साथ आपको जुड़ जाए। जिस बच्चे को जिसकी जरूरत हो, जिस बैच की, उसके साथ जुड़िए और अपनी तैयारी हम लोग के साथ मिलकर और अच्छा बनाइए और बेहतर बनाइए। और अपना जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे आप BHU में जाना हो, JNU में जाना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना हो, चाहे आपको BA BSc BCom किसी में एडमिशन लेना हो, आप उसमें लीजिए और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर, आई होप हम लोगों ने जो भी आपको कंसेप्ट करवाया, चाहे जो भी अभी मैंने आपको समझाया, वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग उसे सॉल्व करने का जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।